दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज का टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट अर्थात स्थापना। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग रूल रेगुलेशन और जो है चार्जशीट वगैरह और जो है छुट्टी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी भी रेल सेवक को कितना दिन से अधिक सतत अवधि के लिए किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रेल सेवक एक वर्ष में कितने दिनों के औसत वेतन छुट्टी के जमा करने के हकदार हैं? तो रेल सेवक एक वर्ष में 30 दिनों के औसत वेतन छुट्टी के जमा करने के हकदार हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औसत वेतन छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के किस और किस के पहले दिन 15 दिनों की 2 किस्तों में अग्रिम रूप से जमा की जाती है? तो औसत वेतन छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है, के पहले दिन 15 दिनों की 2 किस्तों में अग्रिम रूप से जमा की जाती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे, साधारणतः एक रेल सेवक को एक बार में अधिकतम कितने दिनों की औसत वेतन छुट्टी दी जा सकती है? तो दोस्तों एक रेल सेवक को एक बार में 180 दिनों की औसत वेतन छुट्टी दी जा सकती है। नंबर 5 क्वेश्चन देखेंगे, नियुक्ति के वर्ष में किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में औसत वेतन छुट्टी उसके द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह में सेवा पूरी करने पर कितने दिनों की दर से जमा की जाएगी? तो 2.5 दिनों की दर से जमा की जाएगी। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अस्थायी या अस्थायी रेल सेवक सेवा के प्रत्येक वर्ष को पूरा करने पर कितने दिनों की अर्ध औसत वेतन छुट्टी का हकदार है? तो दोस्तों सेवा के प्रत्येक वर्ष पूरा करने पर 20 दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बार में दी जाने वाली अर्ध औसत वेतन छुट्टी को कितना दिन तक सीमित रखा जाए? तो दोस्तों 24 महीने तक सीमित रखा जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अदेय छुट्टी खाली स्थान छुट्टी के खाते में डेबिट की जाती है जिसे वह बाद में अर्जित कर सकता है। तो LHP, ठीक है, LHAP यानी कि हाफ LAP। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूरे सेवा काल में औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण कितने दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 60 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेल सेवक अपने सेवा काल में एक बार में कितने दिनों तक औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है? तो एक रेल सेवक अपने सेवा काल में 10 दिनों तक औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 से कम बच्चों वाली एक महिला सरकारी सेवक को कितने दिनों की प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है? तो 2 से कम बच्चों वाली एक महिला सरकारी सेवक को 180 दिनों की प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला रेल सेवक को खाली स्थान के लिए 730 दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी दी जाती है। पहले 2 नाबालिग बच्चों के लिए 730 दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी दी जाती है अगर महिला रेलवे एम्प्लॉई है। ठीक है।
इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है और इसे कितने महीनों के भीतर लिया जा सकता है। तो 15 दिन की अवधि होती है पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि, और इसे 6 महीनों के अंदर लिया जाता है। ठीक है। अगर आपको एक बेटा होता है या बेटी होती है और आपको पितृत्व अवकाश लेना है तो आपको 15 दिन मिलेगा और उसको 6 महीने के अंदर ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक बार में कितने दिनों से कम शिशु देखभाल छुट्टी नहीं ली जा सकती है। तो एक बार में 5 दिनों से कम शिशु देखभाल छुट्टी नहीं ली जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, एक रेल सेवक को खाली स्थान छुट्टी दी जाती है जो अपने आधिकारिक स्थिति के परिणाम स्वरूप या आधिकारिक ड्यूटी निष्पादित करने के दौरान चोट पहुंचने के परिणाम स्वरूप अक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, कार्य से संबंधित बीमारी और चोट छुट्टी WRILL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा WRILL, कार्य से संबंधित बीमारी और चोट छुट्टी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेल सेवक जो WRILL के अंतर्गत है खाली स्थान पाने का हकदार नहीं होगा। तो LAP LHAP, ठीक है, वो पाने का हकदार नहीं है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, WRILL के खाते में पूरा वेतन और भत्ते का भुगतान खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि और अस्पताल में भर्ती होने के 6 महीने से अधिक। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल सेवकों को तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी कितनी अवधि के लिए दी जाए। तो 24 महीने के लिए स्टडी करने के लिए स्टडी लीव इसको दी जानी चाहिए। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल सेवकों को मेडिकल PG PhD पाठ्यक्रम के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी कितनी अवधि के लिए दी जाए। तो दोस्तों, रेल सेवक रेलवे एम्प्लॉय में है और वो मेडिकल या PG स्टडी करना चाहता है तो उसे 36 महीने के लिए स्टडी लीव दिया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चालू लाइन कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष में कितने दिनों के आकस्मिक छुट्टी का हकदार होता है। तो चालू लाइन कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष में 10 दिनों के आकस्मिक छुट्टी का हकदार है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नियोजन घंटे के नियम के अनुसार कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। तो नियोजन घंटे के नियम के अनुसार कर्मचारियों को 4 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गहन कोटि कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में नियोजन घंटे की सांविधिक सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 घंटे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतत कोटि कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में नियोजन घंटे की सांविधिक सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 घंटे। ठीक है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, EI कोटि कर्मचारी के लिए नियोजन घंटे की सांविधिक सीमा क्या है। तो सप्ताह में 75 घंटे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतत कोटि के कर्मचारियों के मानक कार्य घंटे एक सप्ताह में खाली स्थान घंटे होते हैं। तो 48 घंटे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीक्षालय बेरर खाली स्थान वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिवार्यतः सविरामी।
27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। P&C सहित सतत कोटि कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य घंटे खाली स्थान होते हैं तो 54 घंटे होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतत कोटि कर्मचारियों के मामले में कितने घंटे से अधिक कार्य घंटों को लॉग ऑन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 घंटे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक के कार्य का वर्गीकरण करने का अधिकार किसको है? तो रेलवे के प्रधान महाप्रबंधक को। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनिवार्यतः सविरामी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक विश्राम कितने घंटे का होता है जिसमें एक पूरी रात की नींद शामिल है? तो 24 लगातार घंटे, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गहन कोटि कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक विश्राम कितने घंटे का होता है? तो 30 लगातार घंटों से कम नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोपनीयता से संबंधित कार्य में कार्यरत रेल कर्मचारियों को किस कोटि में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्जित। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक स्लिप्ड शिफ्ट में अधिकतम कितने ब्रेक हो सकते हैं? तो 2 ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। EI कोटि कर्मचारी को एक ही दिन में कितने घंटे विश्राम के बाद फिर से ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है? तो 8 घंटे। 35 नंबर क्वेश्चन देखें। कितने घंटों के विश्राम के बाद एक गहन कोटि कर्मचारी को एक ही दिन में फिर से ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है? तो 12 या 14 घंटे के बाद। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति विश्राम की मंजूरी दी जा सकती है? तो 30 दिन। ठीक है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस कितने घंटे के लिए आयोजित किया जाता है? तो 24 घंटे के लिए। ठीक है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्लिप्ड ड्यूटी करने वाले रेल सेवकों के लिए ड्यूटी की पारियों की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंतरालों की संख्या खाली स्थान तक सीमित होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नियोजन के वर्गीकरण के विरुद्ध खाली स्थान को अपील की जा सकती है? तो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को अपील की जा सकती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह दस्तावेज जो कर्मचारी के दैनिक घंटे, साप्ताहिक विश्राम और ड्यूटी पारियों के बीच अंतरालों के अलावा अन्य आवश्यक विवरणों को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो रोस्टर कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? तो श्रम मंत्रालय। ठीक है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नियोजन की उस कोटि को जिसमें कर्मचारी को अपनी ड्यूटी घंटों में कोई विश्राम नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है कहा जाता है? तो उसे गहन कहा जाता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक को नियत घंटों से अधिक समय तक ड्यूटी करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता क्या कहलाता है? तो समयोपरि भत्ता। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक माह में रनिंग कर्मचारियों को दिए जाने वाले विश्राम अवधि की संख्या क्या होती है यदि एक विश्राम अवधि 30 घंटे की हो? तो विश्राम अवधि की संख्या 4 होती है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक माह में रनिंग कर्मचारियों को दिया जाने वाला विश्राम अवधि की संख्या कितनी होती है यदि एक विश्राम अवधि 22 घंटे की हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय श्रम आयुक्त को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है?
तो 90 दिनों के भीतर अपील दी जा सकती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गेटमैन सी रेस्ट हाउसेस के केयर टेकर, चौकीदार, सैलून परिचर के अलावा अन्य रेलवे सेवकों के साप्ताहिक ड्यूटी घंटे क्या हैं जिन्हें रेलवे आवास नहीं दिया गया है और जिनका निवास स्थान कार्यस्थल से 1 किलोमीटर दूर है? तो 60 घंटे होगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 बजे से 6 बजे के बीच की ड्यूटी अवधि को रात्रि ड्यूटी के रूप में माना जाता है और प्रति घंटे की दर से भुगतान की जाने वाली रात्रि ड्यूटी भत्ता एनडीए किसके बराबर होता है? तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता बटे में 200। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नियोजन के सही वर्गीकरण के लिए जॉब एनालिसिस का कौन सा तरीका सामान्यतः अपनाया जाता है? तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस रेल सेवक को सीटीजी दिया जाता है जिसका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण ऐसे स्टेशनों के बीच होता है जिनकी दूरी 20 किलोमीटर होती है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीटीजी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर पर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 से लागू हुए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल कर्मचारी को निलंबनाधीन के लिए SF1 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन एक शास्ति नहीं है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की नियम संख्या खाली स्थान निलंबन से संबंधित है। तो नियम संख्या 5। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डीम्ड सस्पेंशन के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक अनुशासन व अपील नियमों की नियम संख्या किस शास्ति से संबंधित है? तो नियम संख्या 6। 58 नंबर क्वेश्चन देंगे। छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी SF11। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना, बर्खास्तगी अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत एक बड़ी शास्ति है। ठीक है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो बड़ी शास्ति यानी कि मेजर पेनाल्टी में SF5 दिया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान के बिना रेल सेवक पर बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जांच पड़ताल के बिना रेल सेवक पर बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की नियम संख्या 9 खाली स्थान शास्ति अधिरोपित करने के कार्यवधि से संबंधित है। तो बड़ी शास्ति। 63 नंबर देखेंगे। खाली स्थान फॉर्म का उपयोग पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किया जाता है। तो SF7 फॉर्म का उपयोग पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किया जाता है। 64 नंबर। खाली स्थान फॉर्म का उपयोग प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। तो SF फॉर्म का उपयोग प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि कर्मचारी निलंबन के अधीन है तो आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर खाली स्थान आहरित किया जाएगा। तो निर्वाह भत्ता आहरित किया जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन व अपील नियम के नियम 17 के अनुसार कोई भी किस प्रकृति की अपील या एक अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटान के लिए एक कदम की प्रकृति के आदेश के विरुद्ध नहीं है। तो इंटरलॉक्यूटरी प्रकृति। ठीक है।
67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुशासनिक प्राधिकारी के एक आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता अपने खाली स्थान में अधिमान्य कर सकता है। तो अपीलकर्ता अपने नाम में अधिमान्य कर सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपील को खाली स्थान के अलावा किसी भी उच्च प्राधिकारी को अधिमान्य किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशासनिक प्राधिकारी। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की नियम संख्या 25 किससे संबंधित है? तो इसका होगा नियम संख्या 25 संशोधन से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की संख्या 25A किससे संबंधित है? तो समीक्षा से संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्खास्तगी या सेवा से हटना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शर्ती कम से कम किस स्तर के प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी? तो नियुक्ति प्राधिकारी। ठीक है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आरोपित कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनिक कार्यवाही खाली स्थान होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुरंत बाद। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपराधी रेल सेवक द्वारा अपने बचाव में लिखित बयान को प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 10। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि आरोप अनधिकृत अनुपस्थित का है तो खाली स्थान गवाहों में से एक हो सकता है। तो उपस्थिति रजिस्टर गवाहों में से एक हो सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपील पर कितने दिनों के भीतर अधिमान्य होने पर विचार किया जाएगा? तो अपील पर 45 दिनों के भीतर अधिमान्य होने पर विचार किया जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच विवाद जो नियोजन या गैर नियोजन से जुड़ा हुआ है उसे औद्योगिक विवाद कहा जाता है। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रम न्यायालय की स्थापना आईडी अधिनियम 1947 के अंतर्गत की जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईडी अधिनियम 1947 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है किसी भी कारण से यदि किसी भी श्रमिक की सेवा को नियोक्ता द्वारा समाप्त करना अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही के माध्यम से सजा देना है, यानी कि रिट्रेंचमेंट। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक विवादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन से सही हैं? औद्योगिक विवाद का अर्थ कोई विवाद या विभेद। तो दोस्तों, नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच दो, यानी कि नियोक्ताओं और कामगार के बीच, नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, कामगार और कामगार के बीच, यानी ABC तीनों सही हैं। ठीक है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामले में जिसमें पूर्ववर्ती 12 महीनों में किसी भी दिन 100 या अधिक श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, समुचित सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियोक्ता को खाली स्थान का गठन करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कार्य समिति। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईडी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन करके नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बिना हड़ताल करने से पहले या ऐसे नोटिस देने के कितने दिन के अंदर हड़ताल पर नहीं जा सकता है? तो 6 सप्ताह या 14 दिन। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अनुसार कोई भी मजदूरी अवधि कितने दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 30 दिन। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी लाभ निधि SBF खाली स्थान रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए है। तो इसका आंसर होगा अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारी लाभ निधि। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अस्थाई वार्ता तंत्र खाली स्थान टियर सिस्टम में कार्य करती है।
तो 3 टियर सिस्टम में कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंडल पीएनएम स्तर पर कितनी बैठकें होती हैं? तो 6 बैठकें होती हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय पीएनएम स्तर पर कितनी बैठकें होती हैं? तो 4 बैठकें होती हैं। 87 नंबर देखेंगे। बोर्ड स्तर पर प्रत्येक फेडरेशन की 4 बैठकें होती हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे बोर्ड पीएनएम में अनसुलझे मदों को खाली स्थान को भेजा जाएगा, तो तदर्थ अधिकरण। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जेसीएम का अर्थ है? तो जेसीएम का अर्थ होता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। 90 नंबर क्वेश्चन है। रेलवे में जेसीएम कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 2 स्तरों पर कार्य करती है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एन जेसीएम में खाली स्थान अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर होगा मंत्रिमंडल सचिव। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डी जेसीएम के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, तो सदस्य कार्मिक होते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैर कानूनी हड़ताल में भागीदारी से खाली स्थान होता है, तो सेवा भंग होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। PREM का विस्तार रूप? तो PREM का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूँ। आप लोग इसे रोक रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। PREM खाली स्थान स्तरों में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 स्तरों में कार्य करता है। 96 नंबर देखेंगे। रेलवे बोर्ड स्तर पर PREM बैठक की अध्यक्षता खाली स्थान करते हैं, तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम को किसके रूप में पुनः नामित किया गया है? तो कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम। ठीक है, इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी अधिनियम ड्यूटी पर दुर्घटना से लगी चोट या हुई मौत के लिए खाली स्थान देता है, तो प्रतिपूर्ति। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी अधिनियम के अनुसार खाली स्थान और खाली स्थान प्रकार की अक्षमताएं होती है, तो इसका आंसर होगा इसी अधिनियम के अनुसार आंशिक और पूर्ण प्रकार की अक्षमताएं होती हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि चोट खाली स्थान के कारण हो तो नियोक्ता प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि चोट मद्यपान या नशीली दवाओं के प्रभाव, जानबूझकर नियमों के उल्लंघन करने, संरक्षा साधनों को जानबूझकर हटाने, यानी उपयुक्त सभी, अगर ऐसी स्थिति में आपको चोट लगती है तो उसके लिए नियोक्ता प्रतिपूर्ति उत्तरदायी नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिपूर्ति राशि को खाली स्थान में जमा कराया जाना चाहिए श्रम आयुक्त में। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रही एकमुश्त प्रतिपूर्ति दी जाती है जो वास्तव में आधिकारिक ड्यूटी करते हुए मर जाते हैं। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के लिए भुगतान की जाने वाली अनुग्रही एकमुश्त राशि कितना है? तो यदि दुर्घटना के दौरान एक रेलवे एम्प्लॉई है, अगर उसका मौत हो जाता है तो उसको एक मुश्त राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान रेल सेवकों को सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो 1/1/2004 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी रेल सेवकों को जो है पेंशन का भुगतान किया जाता है, और यदि 1/1/2004 के बाद का ज्वाइनिंग है तो उनको NPS दिया जाएगा, न कि OPS दिया जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेंशन खाली स्थान की शर्त पर है तो भविष्य में अच्छा आचरण। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिवार्षिता पेंशन का भुगतान उन्हें किया जाता है जो न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10।
107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1/1/2006 से पेंशन की राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय आखिरी माह के वेतन के खाली स्थान से कम नहीं किया जाए तो इसका आंसर होगा 50%। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेवानिवृत्ति के समय कितने दिनों की औसत वेतन छुट्टी व अर्ध औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 दिन। अगर आपने 300 दिनों की औसत वेतन छुट्टी यानी LAP और हाफ LAP बचा के रखा है तो आपको उस छुट्टी का जो है नकदीकरण मिलेगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उपदान की अधिकतम राशि कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो उपदान की अधिकतम राशि 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाली स्थान को अनुकंपा भत्ता की मंजूरी दी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9,000, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम खाली स्थान के साथ जुड़ी हुई है और अधिकतम 60,000 की शर्त पर कर्मचारी के खाली स्थान को भुगतान की जाती है। तो मृत कर्मचारी के भविष्य निधि, बकाया या परिवार, ठीक है। इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेंशन की अधिकतम राशि जिसका संराशीकरण किया जा सकता है तो पेंशन का 40%। 114 नंबर देखेंगे। परिवार पेंशन सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय कर्मचारी के वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होनी चाहिए। 115 नंबर देखेंगे। बढ़ाई गई परिवार पेंशन या सेवानिवृत्ति मृत्यु के समय कर्मचारी के वेतनमान के न्यूनतम के कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? तो 50% से कम नहीं होना चाहिए। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेंशनर खाली स्थान वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी संराशीकृत पेंशन को बहाल करने का हकदार होगा। तो 15 वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी संराशीकृत पेंशन को बहाल करने का हकदार होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। PRCP खाली स्थान वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति रेल सेवक के लिए अनुमेय है। तो 20 वर्ष की सेवा करने के बाद PRCP जो है सेवानिवृत्त रेल सेवक के लिए अनुमेय है। 118 नंबर। रेल सेवक न्यूनतम खाली स्थान की अर्हक सेवा पूरी करने पर 3 महीने की अग्रिम सूचना देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए हकदार है, यानी 20 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक राजीनामा दे सकता है। 119 नंबर। विकल्प देने वाले पेंशनर या परिवार पेंशनर को दिनांक 1/7/17 से प्रति माह कितना रुपया नियत चिकित्सा भत्ता की राशि का भुगतान किया जा रहा है? तो 1,000 रुपया। 120 नंबर क्वेश्चन देंगे। सेवा की प्रत्येक छमाही पूरी करने पर 1/4 महीने के वेतन की दर उपदान का भुगतान किया जाता है, जो अधिकतम 16.1/2 गुना महीने के वेतन या 20 लाख रुपया जो भी कम हो के शर्त पर है, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक के लापता होने पर रेलवे क्वार्टर के रोक रखने की अवधि कितने माह तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 महीने तक। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुविधा पास की वैधता खाली स्थान होती है, तो सुविधा पास की वैधता जो है 5 महीने की होती है, ठीक है। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सुविधा टिकट आदेश की वैधता खाली स्थान होती है, तो इसका जो हो जाएगा 5 महीने के PTO या पास। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3.5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक रेल कर्मचारी कितना सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? 1 सेट पास के लिए पात्र है। 125 नंबर। 6 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक रेल कर्मचारी
कितना सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? तो 3 सेट। ठीक है। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पास या पीटीओ में अधिकतम कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 वर्ष और उससे अधिक की सेवा वाले ग्रुप डी कर्मचारी हर वर्ष कितने सेट सेवानिवृत्त उपरांत मनार्थ पास के लिए पात्र हैं? तो 1 सेट। ठीक है। 128 नंबर, द्वितीय श्रेणी सुविधा पास का रंग होता है? तो गुलाबी रंग का होता है, सेकेंड क्लास पास। ठीक है। द्वितीय श्रेणी सुविधा पास क्यों हो रहा है? ठीक है। 129 नंबर, प्रथम श्रेणी सुविधा पास का रंग होता है? तो हरा रंग होता है। ठीक है। इसके बाद 130 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित विवाहित पुत्री सुविधा पास में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पात्र नहीं है। ठीक है। सुविधा पास में नहीं पात्र है। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अविवाहित पुत्री सुविधा पास में शामिल किए जाने के लिए पात्र है? तो कोई भी उम्र। निम्नलिखित अविवाहित पुत्री सुविधा पास में शामिल किए जाने पात्र, तो कोई भी उम्र हो चलेगा, लेकिन शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। 132 नंबर, यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे में नियोजित हैं तो सुविधा पास का लाभ उठाने के लिए पात्रता होगी? तो कोई एक ही पात्र है। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप ए पदाधिकारी सरकारी अपने निकट संबंधियों से या अपने निजी मित्रों से जिसका उनके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार न हो उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि ऐसे उपहार का मूल्य निम्न से अधिक होता है, यानी 25,000। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप सी पदाधिकारी सरकारी सेवक अपने निकट संबंधियों से या अपने निजी मित्रों से जिसका उनके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार न हो उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि ऐसे उपहार का मूल्य निम्न से अधिक होता है, तो 7500। इसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप सी या डी में एक सरकारी कर्मचारी सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी उपहार को स्वीकार नहीं करेगा यदि उसका मूल्य खाली स्थान से अधिक है, तो 500 रुपये से अधिक है। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब कर्मचारी को निलंबनाधीन रखा जाता है तो वह खाली स्थान का पात्र होता है, निर्वाह भत्ता का पात्र होता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सेवारत रेल सेवक को बचाव काउंसिल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो 2 मामले में अनुमति दी जा सकती है। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाह भत्ते में से कौन सी कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा भविष्य निधि अंशदान। इसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कटौती निर्वाह भत्ता से निषिद्ध है? तो अदालती कुर्की। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत किसी भी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करते समय कितने प्रकार के मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा से हटाना या सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति निम्नलिखित अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नियोक्ता प्राधिकारी। 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किन परिस्थितियों में एक पक्षीय जांच हो सकती है? तो आरोपित पदाधिकारी के आईओ के सक्षम 2 से अधिक बार उपस्थित नहीं होने पर। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पास या पीटीओ को रोकने की सख्ती से क्या रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होगी? तो इसका आंसर होगा पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत शास्ति नहीं कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा निलंबन। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बचाव काउंसिल के रूप में नहीं नियोजित किया जा सकता है? तो एक कानूनी याचिकाकर्ता। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन से प्राधिकारी पेंशनरी लाभ में कटौती कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। 147 नंबर, रेल सेवक को सेवा से हटाना या बर्खास्तगी के मामले में क्या पेंशन का भुगतान किया जा सकता है? तो अनुकंपा भत्ता पर विचार किया जा सकता है। 148 नंबर क्वेश्चन। सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र केवल
किसके द्वारा ही जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। 149 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी सस्ती पदोन्नति को प्रभावित नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा पास या पीटीओ को रोकना। ठीक है, पास या पीटीओ को रोका जाता है तो पदोन्नति में कोई प्रभावित नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं होती है जब एक कर्मचारी आपराधिक आरोप दोष सिद्ध हो। 151 नंबर क्वेश्चन, 7वें वेतन के अनुसार लेवल 7 से लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए RELEHS में शामिल होने के लिए अंशदान की दर पिछले महीने आहरित मूल वेतन या राशि जो भी कम होगी। तो इसका आंसर होगा 78,000 रुपये। तो दोस्तों ये बड़ा वीडियो होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट चला। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को रेलवे से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।